बहुत स्वागत है आपका। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्रीति पांडे। लगातार हम बात कर रहे हैं बजट की, प्रतिक्रियाएं भी लगातार देखने को मिल रही हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस बजट को लोक लुभावन बनाने की हर संभव कोशिश की गई, उसको वाकई लोक लुभावन समझ रहे हैं या नहीं, या लोगों को कुछ ज्यादा अपेक्षाएं थी, वो कुछ पूरी हुई, कुछ मुमकिन है आगे। जिस रोड मैप का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी भी कर रहे हैं लगातार कि विकसित भारत को साधने के लिए बजट बहुत उपयुक्त है, उम्दा है, उसी लिहाज से बजट देश को आगे ले जाता दिखेगा क्या। हमारे साथ लगातार मेहमान भी बने हुए हैं, लेकिन पहले मैं रुक कर रही हूं अभिषेक आधा का। राजस्थान से मेरे सहयोगी मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अभिषेक, इस बजट को लेकर के किस तरीके की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं और खास करके सबसे ज्यादा पॉजिटिव एस्पेक्ट इस बजट का लोग क्या देख रहे हैं? देखिए, हम लोगों ने जब जयपुर की गलियों में जो छोटे व्यापारी हैं उनसे जब बात की, तो जो सबसे पॉजिटिव रिस्पांस है वो मुद्रा योजना को लेकर और जो रोज़गार के लिए जिस तरह की योजनाओं का ऐलान किया गया है उसको लेकर देखने को मिला। हमारे साथ में अभी जो व्यापारी हैं वो हैं, उनसे बात करते हैं कि जिस तरीके से आपने अभी बताया था कि मुद्रा योजना में 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख लोन दे दिया, किस तरीके का क्या फ़ायदा होगा, किस तरीके से देखते हैं आप बजट को? सर, ये बजट जो दिया गया प्रधानमंत्री मुद्रा के तहत है, वो बहुत बढ़िया बजट हुआ, जिसके अंदर 10 लाख रुपए से बढ़ा के उसकी 20 लाख रुपए उसकी सीमा कर दी। तो बहुत बढ़िया रहेगा इसके लिए। छोटे व्यापारी क्या है, पनक पाए में और खुद के व्यापार को और भी बढ़ा सकते हैं। ये बहुत अच्छा बजट है इसके लिए। आप लोगों को क्या फ़ायदा होगा मुद्रा योजना की, जहाँ तक आप बात करें? सर, फ़ायदा ऐसे होगा, जैसे मान लो कि पहले तो 10 लाख रुपए के अंदर ही काम चलाना पड़ता था। अब जैसे व्यापार को और भी बढ़ाना है और अच्छे तरीके से करना है, तो उसके लिए प्रधानमंत्री मुद्रा के तहत जो लोन मिला है उसको 20 लाख रुपए कर दिए, उससे अच्छा व्यापार कर सकते हैं। इनकम टैक्स की जो लिमिट है वो बढ़ाई गई है, उसको लेकर क्या देखते हैं? सर, अच्छी है, 8.5 लाख रुपए के आसपास करी गई है। हाँ, 7.5 लाख रुपए के आसपास करी गई। अच्छा है ये बजट भी, और इनकम टैक्स की जो सीमा बढ़ाई गई है वो भी अच्छी है। कुल मिला के देखा जाए तो अच्छा बजट है ये इसके लिए। प्रीति, तो इसी तरीके की प्रतिक्रिया है जो छोटे व्यापारी हैं, उन्हें मुद्रा योजना को लेकर वे बेहद उत्साहित हैं कि जिस तरीके से जो लिमिट है वो 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की गई है, तो वो छोटे व्यापारियों के व्यापार को एक तरीके से बूस्ट करने वाला होगा और ज़्यादा बेहतर तरीके से जो छोटे व्यापारी हैं वो इस मुद्रा योजना का फायदा उठा पाएंगे। बहुत शुक्रिया अभिषेक। व्यापारी क्या सोच रहे हैं इस बजट को लेकर के, उसके बारे में जानकारियां हम तक साझा करने के लिए, लोगों की प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाने के लिए मेरे साथ मेरे दो और सहयोगी, भोपाल से अजय भटनागर और राहुल पांडे वाराणसी से मेरे साथ जुड़े हुए। इनका मैं रुख करूंगी, लेकिन साथ में मेरे साथ दो मेहमान भी बने हुए हैं। रजत मेरे साथ बने हुए हैं और साथ में मेरे साथ एक और मेहमान बने हुए। लेकिन रजत का एक बार फिर से मैं रुख कर रही हूं, क्योंकि मुद्रा लोन को लेकर के लगातार अब जो छोटे व्यापारी वर्ग हैं उनकी तरफ से सकारात्मक फीडबैक देखने को मिल रहा है। रोहित जैन साहब भी हमारे साथ लगातार बने हुए, उनसे भी समझेंगे टैक्स स्लैब को लेकर के। लेकिन रजत साहब, यहां पर अगर 10 लाख से बढ़ा करके मुद्रा लोन 20 लाख कर दी जाती है, ठीक है, वो एक समुद्र में छोटा मदद के रूप में देखा जा सकता है, बहुत बड़ी मदद नहीं है, लेकिन जो अपना व्यापार शुरू करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, छोटे एमएसएमई सेक्टर्स के लिए इस तरह की आर्थिक मदद भी बड़ी मददगार साबित होती है। और सरकार ने शायद इन्हीं सेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए इस बार बजट में ये जबरदस्त जो इजाफा है वो किया है। जी प्रीति, सबसे पहले तो जैसे कोविड के बाद एक जो समस्या इकोनॉमी में बार बार जिसकी बात की जा रही थी वो के शेप्ड रिकवरी की थी, यानी इनइक्वालिटी काफी ज्यादा बढ़ रही थी। कुछ कॉन्ग्लोमरेट्स बहुत ज्यादा धनी होते जा रहे थे और जो एमएसएमई सेक्टर्स हैं और नीचे के व्यापारी हैं उनको नुकसान हो रहा था। तो ये जो स्कीम है पर्टिकुलरली उनको हेल्प कर रहेगी काफी ज्यादा। 10 लाख से 20 लाख का बढ़ाना डबल करना है ऑब्वियसली, और ये बहुत से ऐसे लोग जो छोटी दुकानें या छोटा बिजनेस कोई भी स्टार्ट करना चाहते हैं उनको काफी हेल्प मिलेगी। और इसका ही एक और पहलू है जिसपे हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, जहां पर बैंक्स को, पब्लिक सेक्टर्स जो बैंक हैं, उनको एक ऑटोनॉमी दी जाएगी कि वो बेसिक जो ऑब्जेक्टिव नॉर्म्स हैं टर्नओवर और एसेट्स के, उसके बियॉन्ड जाकर उनका क्रेडिट असेसमेंट कर सके। यानी कि सिर्फ बात मुद्रा योजना तक नहीं रहेगी, यानी कि 20 लाख से ज्यादा अगर किसी को 1 करोड़ या 1.5 करोड़ 2 करोड़ का भी लोन चाहिए तो उसके लिए वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स डिसाइड कर सकते हैं इन हाउस मैकेनिज्म के जरिए कि वो कितना ज्यादा क्रेडिट वर्दीनेस है। तो अब तक जो क्रेडिट वर्दीनेस हम ज्यादा बड़े बिजनेसेस का देखा करते थे जिनकी बेटर बैलेंस शीट हुआ करती थी, उनके कंपैरिजन में कहीं ज्यादा बेटर क्रेडिट अब छोटे व्यापारियों को भी और छोटे एमएसएमईज को भी मिल पाएगा। तो ये डेफिनेटली तीनों चीजों को अगर हम मिलाकर देखते हैं तो उनके लिए काफी बड़ा कदम है।
ठीक है, मैं रजत मिश्रा से अभी बात कर रही थी, रोहित जैन साहब का भी रुख कर लेती हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट। रोहित साहब, सुबह भी हम लगातार इस विषय को लेकर के चर्चा कर रहे थे और टैक्स को लेकर के खास करके हमारी लंबी बातचीत हुई। मैं ये समझना चाहती हूँ कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ा करके 50,000 से 75,000 किया गया है, लोग कह रहे हैं कि समुद्र में ये कुछ बूंदों के बराबर है, 17 साढ़े 17,000 का लोगों को फायदा होगा। लेकिन ये फायदा तो है, लोग उम्मीद कर रहे थे और लंबे समय से इस बदलाव की लगातार मांग भी की जा रही थी। हालांकि न्यू टैक्स रिजीम में काफी लोगों को राहत मिली है, लेकिन ये राहत थोड़ी और इसके हिसाब से बढ़ जाएगी। अब भी कहा था, हम लोग इनकम टैक्स में बहुत बड़ी राहत नहीं देख रहे थे। ये जो तो एक मैक्सिमम राहत है जो सरकार दे सकती थी और वो उन्होंने दी है। 50,000 से 75,000 रुपए कर दी है स्टैंडर्ड डिडक्शन। जी, क्योंकि सरकार का फोकस इनकम टैक्स बेनिफिट देने का नहीं है। दूसरा, उन्होंने इनकम टैक्स का स्लैब रेट भी आप देखेंगे बढ़ा दिया है, जिसके माफिक क्या हुआ है कि मोटा मोटी 7,75,000 रुपए तक की आपकी आय है तो उस पर कोई टैक्स नहीं है। एंड 15 लाख रुपए तक की इनकम पे मैक्सिमम टैक्स 20% लगता है। ठीक है। तो अगर जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 15 लाख तक की इनकम वालों पर अब 20% से ज्यादा टैक्स नहीं लगेगा, इसके ऊपर वालों को सबको एक कैटेगरी में रखा गया है, तो जरा मैं उसके बारे में भी समझना चाहूंगी कि उस वर्ग को, क्योंकि बहुत ज्यादा बदलाव की हम उम्मीद भी नहीं कर रहे थे, वो वर्ग इस बजट को और जो टैक्स का जो सिस्टम यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है उसको लेकर के किस तरीके से सोच रख रहा है। अब देखिए, उस वर्ग का तो टैक्स रेट में ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। वो तो 30% प्लस सरचार्ज सेस है, वो तो रहेगा ही। उस वर्ग को पड़ेगा जो वो इन्वेस्टमेंट करते थे स्टॉक मार्केट में। जो कैपिटल गेन जो पहले 10% होता था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वो होता है अगर आप कोई शेयर या म्यूचुअल फंड खरीद के 1 साल के बाद बेचते हैं, 10% टैक्स लगता था, वो सरकार ने बढ़ा के 12.5% कर दिया है। इसके अलावा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, उसमें जो टैक्स रेट पहले 15% था वो सरकार ने बढ़ाकर 20% कर दिया है। तो यहाँ पर डेफिनेटली उस वर्ग को फर्क पड़ेगा, बिकॉज लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इस वर्ग का आदमी इन्वेस्ट ज्यादा करता है। ठीक है, मैं अब वाराणसी का रुख कर रही हूँ। मेरे सहयोगी राहुल हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल, हम यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी सुन रहे थे, जिन्होंने इस बजट को बेहद सकारात्मक बजट करार दिया और उनका कहना है कि इस बजट से ज्यादातर लोगों की अपेक्षाएं जो हैं वो फुलफिल होती नजर आ रही हैं और इस बजट के लिए प्रधानमंत्री मोदी को, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को मुबारकबाद भी दी। रोहित जी, अगर इस बजट को आपको 10 के स्केल पर मार्किंग करनी हो, इसका स्कोर देना हो, तो आप अब क्योंकि बजट देख चुके हैं, आपका स्कोर क्या रहेगा और क्यों? प्रीति जी, अभी ना इसका फाइन प्रिंट पढ़ना बहुत जरूरी है। अभी तो हमने जो फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच सुनी है, उसी से हम लोग सभी जो एक्सपर्ट्स हैं बहुत माफी के साथ मैं आपको रोक रही हूँ, यहाँ पर रविशंकर कुछ कह रहे हैं, जरा उनको भी सुन लेते हैं। समर्थन करेंगे जो आज तक नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने पर सवाल करते हैं, वो क्या बजट की तारीफ करेंगे? उनके लिए जो प्रधानमंत्री को बोलने नहीं देते हैं, अपने सब बोलते हैं, उनको बोलने नहीं देते, वो क्या बजट की तारीफ करेंगे? मैं उनसे एक ही बात करूंगा, थोड़ा दिल बड़ा करें। अब चुनाव हो गया, हम जीत गए, वो हार गए, अब थोड़ा निश्चिंत रहें। और वैसे आंध्र प्रदेश और बिहार की मांग थी, उसकी चिंता की गई है, तो हम सभी प्रसन्न हैं। तो सिर्फ हम लोग बिहार के सांसद के कारण नहीं, देश की भी चिंता की गई है, ये बहुत बड़ी बात है। तो बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए, क्योंकि इस बजट में काफी कुछ खास है, वित्त मंत्री के पिटारे से बहुत कुछ निकला, इसको लेकर के विपक्षी खेमा नाराज है, क्योंकि सहयोगी पार्टियां भी इसी राज्यों से आती हैं। ऐसे में लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, जिसको लेकर रविशंकर प्रसाद तमाम बातें रख रहे थे। रोहित जी, हम बात कर रहे थे, बीच में मुझे बहुत माफी के साथ आपको रोकना पड़ा था, अपनी बात आप पूरी कर सकते हैं। हाँ जी प्रीति जी, मैं कह रहा था ये अभी ना फाइन प्रिंट पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो अभी तक बजट में पड़ा है, 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट फाइनेंस मिनिस्टर ने करी है। एक तो स्टार्टअप को बहुत बड़ा बूस्ट दिया है उन्होंने जी। एंजल टैक्स अबॉलिश कर दिया है। ये ब्रेकिंग न्यूज है, एंजल टैक्स अबॉलिश कर दिया है। ठीक है, जरा ये एंजल टैक्स जो आम हमारे दर्शक हैं उनके लिए जरा इसके बारे में बताएं कि इसे हटाने से कितना फायदा होगा, और जरा इस टैक्स के बारे में भी बताएं आप। एंजल टैक्स क्या होता है कि जो स्टार्टअप है वो जब पैसा रेज करता है, पब्लिक से पैसा उठाता है, तो एक वैल्यूएशन को उठाता है। मान लीजिए उस कंपनी की वैल्यूएशन 10 करोड़ या 20 करोड़ की, अगर जो इन्वेस्टर है उसने उस वैल्यूएशन से ऊपर पैसे इन्वेस्ट करे स्टार्टअप में, तो पहले इन्वेस्टर को
एंड स्टार्टअप को दोनों इनकम टैक्स लगता था। जी। अब इस इकोसिस्टम को फ्रेंडली, टैक्स फ्रेंडली बनाने के लिए सरकार ने स्टार्टअप को इनकरेज करने के लिए ये अबॉलिश कर दिया है। ठीक है। दूसरा बहुत बड़ा चेंज करा है, लिटिगेशन बहुत खत्म करी है सरकार ने इस बजट में। ठीक है, एक और पॉइंट पर मैं आपका कमेंट चाहूंगी, इसके बाद मैं यहाँ आगे रुक करूंगी। हमारे दूसरे मेहमान का रजत जी भी हमारे साथ बने हुए, लेकिन पहले जो टीडीएस में डिलेज हो जाते थे उसको अब अपराध नहीं माना जाएगा। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको लेकर के अक्सर लोग बेहद परेशान रहते हैं कि हमारी तारीख मिस हो गई जब हमें अपना टैक्स जो है वो डिक्लेयर करना था, हमें अपना ITR फाइल करना था, या टीडीएस जो हमें जमा करने होते थे। क्योंकि अगर ऐसा डिले हुआ तो आप अपराध करने वालों की कैटेगरी में खड़े हो जाते थे। इसमें भी यहाँ पर कानून की समीक्षा की बात कही जा रही है, एक्ट की समीक्षा की बात की जा रही है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? प्रीति जी, पहले ना पूरे इनकम टैक्स के प्रावधान में टीडीएस सिर्फ ऐसा प्रोविजन था जहां पर किसी ऑफेंस के लिए असेसी को या व्यापारी को जेल हो सकती थी। अब सरकार ने प्रोविजन लेके आया है कि अगर कोई टीडीएस जमा कराने में डिले है तो अभी क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, अब सिर्फ इंटरेस्ट लगेगा। देयर इज नो, उसको जेल नहीं हो सकती इसके लिए। ये बड़ी राहत। ठीक है, मैं रजत जी का भी रुख कर लेती हूँ। रजत जी को इस तरीके से देखते हैं क्योंकि एंटरप्रेन्योर हैं, उनसे भी समझ लेते हैं कि वो इसे कितनी बड़ी राहत के रूप में देख रहे हैं। रजत जी, आपका कमेंट इसको लेकर? दोनों चीजों के लिए एंजल टैक्स पे हमने पहले ही बात की, और जैसा रोहित जी ने बताया कि एग्जैक्टली मान लीजिए 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है किसी पर्टिकुलर स्टार्टअप में, आप ये इमेजिन कीजिए 30.9% का एंजल टैक्स लगता था। मतलब 31 लाख रुपए आपके सीधे से सीधे उसमें टैक्स में चले जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो चाहते तो इससे कम करके 20%, 25%, 15% या 10% भी कर सकते थे, बट उन्होंने अबॉलिश किया है, जो कि एक प्योर इंटेंशन को शो कर रहा है कि आप कैसे स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रमोट करना चाह रहे हैं। सेकेंड चीज जो डीक्रिमिनलाइजेशन की बात है कि टीडीएस के केस में इस तरह की प्रॉब्लम्स रहती हैं। अब आप खुद इमेजिन कीजिए एमएसएमईज को या फिर स्टार्टअप्स को अगर बड़ी कंपनी से पैसा लेना है या पीएसयू से पैसा लेना होता है उनके प्रोक्योरमेंट के लिए, तो उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। 45 डेज की बात कही जाती है, बट वो होता नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर आपसे टैक्स का कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो उसमें सीधे क्रिमिनल चार्जेस लगा करते हैं। तो इससे डीक्रिमिनलाइज करना बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। एटलीस्ट एक पीस ऑफ माइंड लेकर आता है और इससे ज्यादा स्ट्रक्चर्ड वे में ये कंपनीज आगे मूव कर सकती हैं। एक और बात मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, जब रोहित जी भी पहले बात कर रहे थे कैपिटल गेन्स टैक्स की जो उसमें चेंजेस आए हैं, हमें उसकी थोड़ी रीजनिंग समझने की जरूरत है। देखिए क्या हुआ है, आरबीआई भी जब बात कर रही है, उसने अपना डेटा लेकर आया और इकोनॉमिक सर्वे का भी, ओवरऑल जो सेविंग का सिस्टम है इंडिया में वो डिक्रीज हो रहा है, और बैंक्स में जो सेविंग अकाउंट्स में जो पैसे होते हैं वो डिक्रीज होते जा रहे हैं। अब ये पैसे जा कहाँ रहे हैं? पहली चीज तो ये कि इकोनॉमी में स्लो डाउन आया जिसके कारण पैसे रिड्यूस हुए, फाइन। सेकेंड पार्ट इसका ये है कि ये जो पैसा था, ये पैसा म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में जा रहा था। पहले जो 7 लाख एफएनओज में इन्वॉल्व रहते थे रिटेल इन्वेस्टर्स, अब वो नंबर्स बढ़ के 50 लाख तक हो चुके थे। तो उनमें जो स्पेकुलेशन है उसको रोकने के लिए भी इन पर टैक्स लगाने जरूरी थे। ठीक है, इस बीच प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। मुझे बहुत माफी के साथ आपको रोकना पड़ रहा है। यहाँ पर अपने दर्शकों को लगातार बजट से जुड़ी हुई हर एक अपडेट हम बता रहे हैं। मोदी 3.0 का पहला आम बजट पेश हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे संसद में पेश किया। पेश बजट में अलग अलग सेक्टरों के लिए कई घोषणाएं की गई हैं, जिसको लेकर अब तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सुन लेते हैं सियासतदानों का क्या कुछ कहना है। यूनियन बजट जो 2024-25 का पेश किया गया था, एक तरीके से सबके लिए ड्रीम बजट है, सब सेक्शन के लिए और खास करके युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए। इससे जो इंफ्रास्ट्रक्चर, रिकॉर्ड नंबर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एलोकेशन हुआ है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का 11 लाख करोड़ से भी ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये ऐतिहासिक है। प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि अमृत काल से शताब्दी काल का सफर भारत का निश्चित रूप से एक विकसित भारत का रूप धारण करे, वो इस बजट का मुख्य अंश है। हर एक क्षेत्र, चाहे वो कृषि हो, ग्रामीण विकास हो, अधोसंरचना हो, सिंचाई हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, और भविष्य के भी जो रिफॉर्म्स हमें लाने हैं, इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए बजट का पूर्ण रूप धारण हुआ है। मैं बधाई देना चाहता हूं वित्त मंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत इस विकास के पथ पे चलेगा। जो इश्यूज फेस कर रहे हैं आज,
रोजगार की बात हो या अपने सपने साकार करने की बात हो, उन सबको एक बल देने का काम ये बजट में उन्होंने किया है। बहुत सारा स्ट्रेस जॉब क्रिएशन पे, स्किलिंग पे, मैन्युफैक्चरिंग पे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे, इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए, इस तरह के बहुत सारी चीज़ें जो आम आदमी को, आम नौजवान को रोजगार की तरफ आगे बढ़ाता है, उन सब चीज़ों के बारे में इन्होंने ध्यान दिया है। और ऊपर से आंध्रा की बात जब आती है तो उसके लिए तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने एक वादा किया था कि आंध्रा की देखभाल हम करेंगे और उन्होंने आज किया है बजट के रूप में। विकसित भारत का आधार पर जो बजट प्रस्तुत किया गया, मेरी अपनी ओर से बजट की बहुत बहुत बधाई। मैं माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को भी बधाई देना चाहूँगा, जिनके माध्यम से भारत की चमक और महंगाई दर पर कंट्रोल करने की जो भावना है वो परिलक्षित होती है। खास करके सरकार की 9 सूत्री योजना जो प्रस्तुत की गई, जिसमें कृषि उत्पादकता, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, आर्थिक विकास, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय पर उनने पूरा बजट केंद्रित किया है। निश्चित रूप से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत दुनिया में अपनी एक नई पहचान कायम करेगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार द्वारा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट प्रस्तुत किया, हम कह सकते हैं आधुनिक भारत के निर्माण में सहायक सिद्ध होगा। 2047 में विकसित भारत का संकल्प का सपना जो देशवासियों ने माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में देखा है, उसको पूरा करने वाला बजट है। एक तरफ छात्रों की चिंता की गई है, किसानों को भी मजबूती देने का काम किया गया है, मध्यम वर्गीय लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए प्रावधान किए गए हैं, इनकम टैक्स सेवा में छूट देकर के सरकारी कर्मचारियों को भी बड़ा तोहफा भारत सरकार ने देने का काम किया है। मैं बजट का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। अब मान लीजिए सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार को, आंध्र प्रदेश को कुछ विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहाँ के किसान के लिए कुछ बड़े फैसले हैं? किसान की फसल की पैदावार, उसकी कीमत के लिए क्या कोई इंतजाम है? कहने को तो याद होगा आप सबको कि पिछली बार कहा था कि मंडी और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्ट्रेंथन करने के लिए लाखों करोड़ रुपए हैं। अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन हुआ था तो इसका मतलब किसान की आय दोगुनी होनी चाहिए या किसान की आय बढ़नी चाहिए थी, वो तो नहीं बढ़ी। तो किसान के साथ संकट पैदा किया इन्होंने। बेरोजगारी इन्होंने बढ़ाई है। 10 साल में जो इतनी बेरोजगारी बढ़ गई उसको कैसे कम करें, और वो भी आधी अधूरी नौकरी से। तो तमाम सियासतदानों की प्रतिक्रियाएं भी आप सुन रहे थे। अखिलेश यादव का सीधे तौर पर कहना, आंध्र प्रदेश और बिहार पर खास तवज्जो, ठीक है क्योंकि सहयोगी पार्टियां इस राज्यों से आती हैं, लेकिन फिर बाकी देश को भी आपको देखना बहुत जरूरी था। मेरे साथ लगातार मेहमान बने हुए रहे रोहित साहब और रजत, हमारे साथ लगातार बने रहे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का भारत एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के लिए। बजट से जुड़ी हुई हर एक अपडेट आगे भी भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचाता रहेगा।